नमस्कार प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। कहानी शुरू करें उससे पहले एक न्यूज़ आपको बता दूँ। न्यूज़ उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले की है, जहाँ पर एक भीषण हत्या हो गई है। कहें तो एक ही गांव के 6 लोगों की हत्या हो गई है। दरअसल सत्यप्रकाश दुबे का परिवार और प्रेमचंद यादव के परिवार के बीच एक जमीन को लेकर आपसी रंजिश थी। जो सत्यप्रकाश दुबे होते हैं वो अपने बच्चों के साथ खेतों में गए होते हैं और जैसे ही यह बात प्रेमचंद यादव को पता चलती है कि सत्यप्रकाश दुबे अपने बच्चों के साथ खेत में गए हैं, वह भी वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो अपने लड़कों के साथ खेत में खड़े हैं। तो आपस में कुछ बातचीत होती है। इसी बीच जो सत्यप्रकाश दुबे होते हैं वह ईंट से यादव जी यानी कि प्रेमचंद यादव जी का सर कूच देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही यह बात प्रेमचंद यादव के घर वालों को पता चलती है, वह लोग भी लाठी डंडे और हथियार के साथ सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचते हैं और काफ़ी गुस्से में रहते हैं। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है, दरवाज़ा को तोड़ते हैं और अंदर घुसते हैं। सत्यप्रकाश दुबे सहित उनकी 2 बेटियां, उनकी जो बच्चे रहते हैं और उनकी पत्नी को गोली मार देते हैं, लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर देते हैं। यह खबर पूरी आग की तरफ फैल रही है और बेहद ही शर्मसार करने वाली है कि गुस्से में आकर व्यक्ति अपने आप को ही बर्बाद कर ले रहा है। लड़ाई झगड़ों के चक्कर में अब जो भी बचा होगा उसे जेल नसीब होगी। खैर, भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है कि कहीं गांव के लोग आपस में न लड़ जाएं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, गुस्से पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि गुस्सा अपने आप को ही खा जाता है। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दरअसल जब इंसान का विश्वास टूटता है तो वह अपना आपा खो देता है। और विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एक परिवार रहता है राजेश मौर्य का। राजेश मौर्य और एक उनका बड़ा भाई रहता है तन्मय मौर्य। दोनों काफ़ी मेहनती रहते हैं। राजेश मौर्य अपना पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त रहते हैं और जो बड़ा भाई होता है गरीबी के कारण खेती करता था और जो खेत में पैदा होता था, जो भी सब्जियां पैदा होती थी, उसको लेकर वह मार्केट में जाया करते थे और वहाँ उसको बेच आया करते थे। जो भी पैसा मिलता अपने भाई के पढ़ाई लिखाई पे लगाते हैं। राजेश मौर्य पुलिस की तैयारी करता है। पुलिस में भी वह फेल हो जाता है। फिर वह बिहार दरोगा की तैयारी करता है। बिहार दरोगा में भी वह फेल हो जाता है। तभी जो राजेश मौर्य और तन्मय मौर्य के पिताजी रहते हैं वो काफ़ी बूढ़े हो गए होते हैं। उनके कहने पर बड़े बेटे यानी कि तन्मय मौर्य की शादी बलिया ज़िले में कर दी जाती है और जो लड़की होती है वह बेहद ही खूबसूरत रहती है। शादी हो जाती है, सब कुछ सही सलामत चल रहा होता है। तन्मय मौर्य, राजेश मौर्य का परिवार और पति पत्नी का संबंध काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। अब खेतों से राजेश मौर्य का परिवार चल नहीं पा रहा था। उधर राजेश भी कुछ करता नहीं था। फिर वह धीरे धीरे कोचिंग पढ़ाना शुरू करता है, कुछ लड़कियों को, कुछ लड़कों को। उसके बाद जो तन्मय मौर्य होता है वह पंजाब कमाने के लिए चला जाता है। अब उसकी बीवी घर पे अकेले रहती है। एक दिन राजेश मौर्य अपनी भाभी को नहाते हुए देख लेता है और जैसे उसकी भाभी निकलती हैं वह सामने खड़ा रहता है। भाभी के बदन पर सिर्फ टॉवल रहती है। भाभी देखकर शर्मा जाती हैं और वह अंदर चली जाती हैं। कई बार राजेश
उनको नहाते हुए देख लेता है। एक दिन उनकी भाभी को शक होता है कि मैं नहाती हूँ तो मुझे नहाते हुए कोई ना कोई मुझे देखता है, क्योंकि जो बाथरूम होता है उनका उसमें कई छेद थे छोटे बड़े, जिसमें से वह देखा करता था। एक दिन उसकी भाभी जब नहा रही थी और वह पहुंचता है, देखता है भाभी नहा रही है, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है और वीडियो रिकॉर्डिंग करके चला जाता है। दूसरे दिन जब भाभी नहा रही होती हैं तो वह जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, तभी भाभी उसका दरवाज़ा खोल देती हैं। उनका शक हो जाता है कि कोई है जो मेरी तस्वीर ले रहा है या फिर मुझे देख रहा है। वह देखती हैं तो सामने उनका देवर राजेश मौर्य खड़ा रहता है। वह सन्न रह जाती हैं और पूछती हैं कि देवर जी, ये आप क्या कर रहे थे? राजेश मौर्य कहता है, कुछ नहीं भाभी, फ़ोन आया था, मैं बात कर रहा था। उनकी भाभी को शक होता है, वह फ़ोन हाथ में लेती हैं और फ़ोटोज और जो वीडियोज़ है उसको देखने लगती हैं। तो वह देखकर शर्मा जाती हैं और मुस्कुराते हुए अपने देवर से कहती हैं कि इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वह बताता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपको बेहद पसंद करने लगा हूँ, मैं बेहद चाहता हूँ। अब भाभी सुनकर हैरान रह जाती हैं, वहाँ से शर्मा के चली जाती हैं। एक दिन देवर जब अपने कमरे में अकेले सो रहा होता है, जब परिवार के लोग सारे सदस्य सो जाते हैं, तो भाभी अपने कमरे से देवर जी के कमरे में जाती हैं, यानी कि राजेश मौर्य के कमरे में जाती हैं और वहाँ जाकर उसका जो चद्दर होता है उसको हटाती हैं तो देखती हैं कि देवर बिल्कुल नग्न अवस्था में सोया हुआ है और वह कुछ अश्लील हरकतें कर रहा था। जैसे ही देवर भाभी को देखता है चौंक जाता है। फिर भाभी उसका हाथ पकड़ती हैं, उसके पास बैठ जाती हैं, बातचीत करने लगती हैं और कहती हैं, जब जो चीज़ तुम चाहते थे मुझसे वो मैं तुम्हें देने आई हूँ, मैं भी तुम्हें बेहद चाहती हूँ। इधर तन्मय को गए 6 महीने से अधिक हो गए होते हैं, कंपनी की छुट्टी मिलती नहीं, प्राइवेट जॉब रहता है तो वो घर नहीं आ पाते हैं। उधर देवर जी और भाभी दोनों एक दूसरे में हम बिस्तर हो जाते हैं, संबंध बनाने लगते हैं। अब जो राजेश मौर्य होता है, यहीं से उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छूट जाती है और वो अपने भाभी में व्यस्त रहने लगता है। जो भी उसकी भाभी कहती वह राजेश मौर्य करने को तैयार होता है। एक दिन घर में कुछ लोग भाभी और देवर को देख लेते हैं, शक होता है तो वह तन्मय मौर्य को फ़ोन करते हैं। वह गुस्से में घर आता है और अपनी बीवी से बातचीत करता है, लड़ता झगड़ता है, तो अब बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, देवर और भाभी का हंसी मजाक चल रहा था जिसको लोगों ने गलत समझ लिया। तन्मय मौर्य काफ़ी समझदार था, क्योंकि बड़े बड़े लोगों में भी वह उठता बैठता था। वह अपनी बीवी को फ़ौरन लेकर 2 दिनों के अंदर ही पंजाब चला जाता है और अब वह वहीं शिफ्ट हो गया होता है। लेकिन राजेश मौर्य की जो लत थी, हवस की लत लग चुकी थी। वह फ़ोन पे गंदी संदी वीडियो देखा करता था और जो लड़कियां उसके पास ट्यूशन के लिए आती थी उसमें कईयों को वो अपना शिकार बना चुका था। एक दिन एक लड़की रहती है मोनिका, जो कि उसका जहाँ खेत रहता है वहीं पे वह एक मड़ई रहती है जिसमें उसका परिवार रहता था। लेकिन मोनिका बेहद ही खूबसूरत थी, देखने में काफ़ी सुंदर थी, इंटर की पढ़ाई कर रही थी। और जो राजेश होता है वह अपने खेतों में अक्सर शाम को जाया करता था, या देखने के लिए कि कहीं गाय भैंस या बकरियां तो नहीं चर रही हैं, या किसी न किसी से काम से वह जाया करता था। एक दिन उसकी नज़र मोनिका पे पड़ी। मोनिका भी राजेश को कई बार ढूंढती थी, देखती थी, मानो ऐसा लगता था कि जो मोनिका होए वह राजेश मौर्य को पहले से जानती हो। आते जाते राजेश मौर्य ने मोनिका के परिवार वालों में बैठते उठते काफ़ी विश्वास कायम कर लिया था। अब मोनिका के जो पिताजी थे वह लोहार का काम करते थे और जो माता थी वह अनपढ़ थी, और जो मोनिका थी वह काफ़ी तेज़ तर्रार लड़की थी। धीरे धीरे मोनिका और राजेश में बातचीत होने लगी दोनों,
एक दूसरे को चाहने लगते हैं और इधर माता पिता इस चाहत से बेखबर रहते हैं। दोनों बच्चे की तरह राजेश मौर्य को मानते थे। रात को 11 बजे 12 बजे जब भी ज़रूरत पड़ती राजेश मौर्य उनके लिए तैयार रहता था। लोग मोनिका और राजेश के रिश्तों को भाई बहन की तरह मानते थे। धीरे धीरे दोनों की फ़ोन पे बातें होने लगती हैं और इसी बीच एक दिन राजेश को फ़ोन आता है कि मेरा मन तुमसे मिलने को कर रहा है। तभी राजेश मौर्य उठता है और पैदल ही करीब 1 किलोमीटर बाद उसका घर रहता है, खेत रहता है, अपने खेतों की तरफ चला जाता है और धीरे से पीछे की तरफ से घुसता है और मोनिका के साथ संबंध बनाने लगता है। दरअसल जो मड़ई होती है वह बीच में पार्टीशन भी रहता था और एक जो मड़ई होती थी आगे पीछे दोनों तरफ रास्ता था, उसमें वह लड़की जानबूझकर सोती थी और राजेश मौर्य उसके साथ जाकर संबंध बनाता था। अब यह संबंध दोनों की जिस्म की जो चाह थी वह अब लगातार आए दिन होने लगी। कई महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। घर वालों को कुछ भी शक नहीं था। एक दिन परिवार वाले कहीं गए होते हैं, मोनिका घर पे अकेले रहती है, तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि राजेश को बुला लेना और बाहर वो सोएगा, तुम अंदर सोना, क्योंकि राजेश पे बहुत विश्वास है, वह घर की तरह है, अच्छे से देखभाल करेगा। भला अब मोनिका को और क्या चाहिए था। मोनिका राजेश को फ़ोन करके बताती है कि आज मेरे माता पिता बाहर गए हुए हैं, कल आएंगे। राजेश जैसे ही यह बात सुनता, अंधेरा होने का वह समय का इंतज़ार करता। जैसे ही अंधेरा होता वह मोनिका के मड़ई पर यानी कि उसके घर पहुंच जाता है और शाम से ही दोनों हम बिस्तर होने लगते हैं। धीरे धीरे यह बात आसपास के लोगों को पता चल जाती है। तभी कुछ लोग उसकी माँ से कहते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि दोनों भाई बहन की तरह रहते हैं, तुम लोग जानबूझकर मेरी बच्ची पर आरोप लगा रहे हो, मैं गरीब हूँ इसलिए मुझ पर आरोप लगा रहे हो। अभी कोई बड़े घर का या बड़े घर की कोई लड़की होती तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ती ऐसा कहने की। अब लोग शर्मा जाते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारी लड़की है, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। उन्हीं में से कुछ लड़के होते हैं जो वक्त का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब राजेश आए और पकड़ा जाए। एक दिन राजेश फिर पीछे के रास्ते से आता है, लेकिन उस दिन जब वह सोने जाता है और जैसे ही सोता है पकड़ता है अंधेरे में उस लड़की को, तब तक उसकी माँ की आवाज़ आती है, चोर 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 करके। सभी लोग जैसे ही आते लाइट चलाते तो देखते कि राजेश मौर्य सामने खड़ा है और वह मोनिका नहीं, वह मोनिका की माँ सो रही थी। तभी मोनिका की माँ को शक हो जाता है कि लोग सही कह रहे थे और वह मारना शुरू करती है कि तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है, तुम पर काफ़ी विश्वास था और तुम तो विश्वासघात निकले। उनके पिता भी आरी हथौड़ा लेकर आते हैं कि आज मैं इसको काट के रहूँगा, जिसने विश्वास को तोड़ा है। कुछ लोग आसपास के लोग आते हैं, आवाज़ सुनकर राजेश मौर्य को पीटने लगते हैं और राजेश मौर्य किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भागता है। भागते हुए उसका हाथ गिरकर टूट जाता है और वह टूटा हुआ हाथ लेकर घर जाता है और सभी लोग सो रहे होते हैं, करीब रात के 2 बज रहे थे। और अचानक से वह नाटक करता है कि मैं गिर गया और मेरा हाथ टूट गया, चिल्लाने लगता है। घर वाले उठकर जाते हैं तो राजेश मौर्य बताता है कि मैं बाहर बाथरूम के लिए जा रहा था, तभी मैं फिसल गया, मेरा हाथ टूट गया। अब उसको लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है और जब उसके माँ बाप के पास शिकायत लेके उसके घर वाले जाते हैं तो उसकी माँ कहती है, राजेश मौर्य की माँ कहती है कि तुम मेरे बच्चे पे आरोप लगा रही हो। मेरा बच्चा रात को घर पे ही था और मेरे सामने ही वह गिरा था और उसका हाथ टूटा था। आप लोग आरोप लगाना बंद कर दें, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब गांव वाले सब कुछ समझ चुके थे। राजेश के घर
जो लड़कियां पढ़ने आती थी वो अभी अब धीरे धीरे उनके परिवार वालों ने भेजना बंद कर दिया था। एक राजेश के परिवार से काफ़ी मिलता जुलता परिवार रहता है, काफ़ी दोस्ताना माहौल रहता है उनके बाबा दादा के ज़माने से। गुड़िया गोंड नाम की एक लड़की रहती है, उनके पिताजी के दोस्त की लड़की रहती है, जिसकी उम्र महज 13 साल रहती है। गुड़िया गोंड काफ़ी खूबसूरत रहती है और उसको मोबाइल का शौक़ रहता है। राजेश के घर वह हमेशा आया जाया करती थी। एक दिन राजेश उसको फ़ोन दे देता है और वह फ़ोन देखने लगती है। तभी उसमें कुछ न्यूड फ़ोटो वीडियो आती है और वह देखने लगती है। तभी राजेश आ जाता है और कहता है कि लाओ मेरा फ़ोन दो। तो वह लड़की कहती है कि भैया ये तुम क्या देखते रहते हो, इसमें बहुत सारी गंदी चीज़ें रखे हो। लड़की थी, उसको इतनी समझ नहीं थी किससे क्या बोलना चाहिए, छोटी थी। तभी राजेश कहता है कि तुम्हें देखना है तो तुम देख सकती हो, नहीं तो तुम जाओ, मेरा फ़ोन मुझे दे दो। जैसे ही वह फ़ोन देती है, राजेश मौर्य फ़ोन लेकर उस वीडियो को डिलीट कर देता है। कुछ दिनों बाद जो उसकी माँ होती है गुड़िया की, वह कहती है कि मेरी भी बेटी को कोचिंग पढ़ाया करियो। काफ़ी अच्छा दोस्ताना माहौल रहता है, इतना कुछ होने के बाद भी उनको समझ नहीं आता है। और गुड़िया उनके घर कोचिंग के लिए जाती थी, ट्यूशन के लिए जाती थी और वो ट्यूशन पढ़ाता था। दरअसल जो उसका घर था उसके बगल में एक पुराना मकान रहता है जिसमें कोई आता जाता नहीं था, उसी में वह उसको ट्यूशन पढ़ाता था। एक दिन वह वीडियो देखने लगता है ट्यूशन पढ़ाते समय और वह अकेली रहती है। तो वह कहती है भैया तुम उस दिन वाली ही वीडियो देख रहे हो क्या? तो वो कहता है हाँ, तुम्हें भी देखना है तो बताओ। अब दोनों मिलकर वीडियो देखने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों के अंदर उत्तेजना आने लगती है और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, कई महीनों तक चलता रहा। तभी एक दिन लड़की गर्भवती हो जाती है और यह बात वह जाकर राजेश को बताती है कि मेरा जो मासिक धर्म है वो नहीं हो रहा है, 2 महीने से रुका हुआ है। अब राजेश घबरा जाता है कि लग रहा है कि मेरा पोल खुलने वाला है। तभी वह कुछ दवाएं लाकर मार्केट से उस लड़की को दे देता है और लड़की काफ़ी कमज़ोर थी। जैसे ही वह दवा खाती है, अगले दिन उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। अब घर वाले उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। लड़की सारी बात बताती है कि मेरे साथ ये समस्याएं थी। खुलकर वह कुछ भी डॉक्टर को नहीं बताती है, वह अपने अलग तरीके से बताती है कि मेरा मंत्र रुका हुआ है, इसलिए मैंने कुछ दवाएं ली थी। अब डॉक्टर जब दवा मांगते हैं तो वह लड़की समझ नहीं पाती है और जो दवा खाई रहती है वह दिखा देती है उस टैबलेट के पैकेट को। और डॉक्टर सब कुछ समझ जाता है, वह फ़ौरन जांच के लिए भेजता है लड़की को। जब लड़की अपना जांच कराती है माँ बाप के साथ तो पता चलता है कि वो 2 महीने की गर्भवती हो चुकी है। यह बात घर वालों को पता चलती है तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनको पूरा शक रहता है कि मेरी लड़की कहीं जाती तो नहीं है, राजेश के घर जाती है, हो न हो राजेश ने ही ऐसा किया होगा। लेकिन जो वह माँ होती है गुड़िया की, वह मना करती है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है, वो घर जैसा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। बच्ची से जब पूछा जाता है तो बच्ची सब कुछ सही सही बता देती है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि वह पुलिस के पास जाएं या फिर अपनी इज्जत बचाएं। माँ बाप इस केस को यहीं पर क्लोज कर देते हैं, यानी कि किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं। बच्ची का इलाज कराते हैं और किसी तरह घर लेकर चले जाते हैं और उन लोगों के घर से नाता रिश्ता टूट जाता है। फिर एक दिन मौका मिलता है और जो बच्ची थी उसको राजेश की लत लग चुकी थी। वह फिर एक दिन अंधेरे में राजेश को फ़ोन करती है और राजेश के घर आती है। राजेश का अब चोरी चोरी मिलना जुलना शुरू हो चुका था। एक दिन राजेश फिर उसके साथ ऐसी हरकत करता है, दुष्कर्म करता है कि उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है काफ़ी ब्लड आने लगता है, वहाँ से समस्याएं हो जाती हैं। उसके बाद वह उसको कुछ समझ में नहीं आता है, घर जाती है और घर वाले सब कुछ समझ जाते हैं। ब्लड देख करके पूछते हैं तो वह बता देती है
और वो काफ़ी यूँ कहे कि ना होश में थी ना बेहोश थी, काफ़ी सदमे में थी। अब जो राजेश मौर्य रहता है उसकी उम्र करीब 32 से 33 साल रहती है और 13 साल की लड़की। घर वाले तुरंत ही उस लड़की को लेते हैं और पास के पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस को सारी हकीकत बताते हैं। पुलिस पहले तो परिवार वालों को डांटती है कि जब आपको पता था कि पहले ऐसा कर चुका है तो फिर भेजने की क्या ज़रूरत थी और तुमने यह बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। आप ही जैसे लोग समाज में बातें छुपा लेते हैं, पुलिस को कुछ भी नहीं बताते हैं और फिर बाद में अंजाम जो होता है वह बहुत बुरा होता है। माँ बाप बच्चियों की गलतियों को छुपा लेते हैं शर्मिंदगी की वजह से और फिर बाद में या तो बच्ची हाथ से चली जाती है या फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि इससे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस तुरंत ही जाती है और राजेश मौर्य को गिरफ्तार करती है और लाठी डंडों से पीटते हुए पुलिस स्टेशन लाती है। पूरे गांव के लोग तमाशा देखते हैं। उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे राज खुलने लगता है और यह सारी कहानी पुलिस को पता चलती है। अगले दिन न्यूज़पेपरों में भी उस बिहार के क्षेत्र की यानी कि रोहतास जिले की यह घटना है, वहाँ के न्यूज़ में रहता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। आप लोग भी अपने बच्चियों को गुड टच बैड टच के बारे में, क्या बुरा है क्या सही है, उसके बारे में ज़रूर बताएं ताकि आपके घरों की बच्चियां, हमारे घरों की बच्चियां सुरक्षित रहें, उनको गलत और सही की जानकारी हो। दरअसल कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनमें मनीष जी हैं, सोहन लाल सेठिया हैं, यह हमेशा कमेंट करते हैं, यह राजस्थान के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता हैं, मऊ के रहने वाले हैं। और एक साथी हैं महेंद्र, इन्होंने भी कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि आपके बैकग्राउंड के पीछे से काफ़ी आवाज़ें आती हैं जिसकी वजह से कहानी सुनने में मज़ा नहीं आता है, थोड़ी बहुत समस्याएं होने लगती हैं। तो मैं इस समस्याओं के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। दरअसल जो मेरा पहले का माइक था वो ख़राब हो चुका है, तो मैं एक नया माइक लिया था जिससे नॉइज़ कैंसिलेशन होता था और वो अभी सही ढंग से काम नहीं कर रहा था। तो अभी फिर मैं एक नया माइक ऑर्डर किया हूँ। जैसे ही वो आ जाएगा आप लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। और मुझे अफसोस है कि आप लोगों को कहानी सुनने में काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं। तो आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत जल्द यह जो कमियां हैं वॉइस की यह दूर हो जाएंगी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करिएगा। अब बाकी जो वीडियो के अंदर कमियां होंगी, अच्छाइयाँ होंगी, उसको भी कमेंट करिएगा ताकि मैं आगे की जो वीडियो लेकर आऊँ वह बेहतर से बेहतर हो सके और आप लोग कहानी को एंजॉय कर सकें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।